दोस्तों नमस्कार। दिल्ली में राजनीतिक पारा एकदम चढ़ा हुआ है। एनडीए में सांसदों के आने का सिलसिला लगता है थमने नहीं वाला है और इसकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। नई खबर यह है कि शिवसेना उद्धव ठाकरे के गुट के 6 एमपीज जो हैं वो शिंदे गुट में मिलने जा रहे हैं और इसके लिए वो आज स्पीकर से दिल्ली में मुलाकात करेंगे। यानी टीएमसी के बाद अब शिवसेना के भी 6 एमपी जो है वो एनडीए में शामिल होने की बात कर रहे हैं। तो लगातार एनडीए का कुनबा बढ़ता ही जा रहा है। यानी कि अब जरूरत नहीं है कि चुनाव में भी आपको वोटर्स को लुभाना है या ईवीएम में किसी तरीके से आपको कुछ कुछ करना है, कुछ मैनेज करना है। चुनाव आयोग की भी लगता है अब इतनी मदद की जरूरत नहीं है। अब तो सीधे ही खरीदारी हो रही है, यानी कि बाजार खुल गया है और एमपीज को कैसे भी अपने बस में किया जा सकता है, कुछ ऐसा ही नजर आ रहा है। तो ये माजरा पूरा क्या है? आखिर धड़ाधड़ ये सारे जो सांसद हैं वो क्यों एनडीए की तरफ खिंचते चले आ रहे हैं और क्या एनडीए का कुनबा अब इतना बड़ा होने वाला है कि जो 400 पार उन्होंने कहा था 2024 में लेकिन कर नहीं पाए थे, लेकिन क्या अब वो करने की कोशिश है? हमारे साथ विश्लेषक अभिषेक कुमार जी हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे कि आखिर ये सब कुछ चल क्या रहा है। अभिषेक जी, आपका स्वागत है। अभिषेक जी, आपसे जानना चाहूंगी ये कौन सा नया मॉड्यूल चल रहा है? ये लग रहा है कि कुछ एमपी बिक्री केंद्र टाइप का मामला चल रहा है, जैसे धड़ाधड़ एनडीए में एमपी आ रहे हैं। अभी टीएमसी से 20 आए, नई पार्टी में शामिल होकर एनडीए में जुड़ेंगे। अब ये जो है शिवसेना उद्धव से 6 या 7 एमपीज के आने की खबर मिल रही है, वो आज स्पीकर से मिलेंगे। आखिर चल क्या रहा है? क्या ये नया मॉड्यूल है? देखिए अंशु जी, इस तरह की घटनाएं इसके पहले थोक में इस तरह का दल बदल तो कभी नहीं देखा गया था। साफ साफ लग रहा है कि सांसदों की मंडी सजी हुई है। एक तरफ से किसी पार्टी के टिकट पे चुनाव जीतना और दूसरे पाले में शिफ्ट कर जाना, ये एक नई तरह की दुकानदारी यहाँ पर खुली हुई है। और जब ये दुकानदारी खुली हुई है तो वो 13 दिन की अटल बिहारी वाजपेयी सरकार का विश्वास मत, जिसमें विश्वास मत हारने जा रहे अटल बिहारी वाजपेयी का वो चर्चित बयान आज सबकी जुबान पर है कि दल बदल के सहारे, तोड़ फोड़ के सहारे हासिल की जाने वाली सत्ता को मैं चिमटे से भी छूना पसंद नहीं करूंगा। वो चिमटे वाली लाइन आज भी लोगों के जहन में ताजा है। लेकिन यहाँ चिमटे वाली बात तो छोड़ दीजिए, सरकार के मंत्री के घर में दल बदल हो रहा है। जो टीएमसी के 19-20 सांसद थे वो किसके घर में थे? मोदी सरकार के मंत्री भूपेंद्र यादव के घर में। वहां से वो स्पीकर आवास गए थे। अच्छा, एक नया मॉड्यूल भी देखने को मिल रहा है। स्पीकर के आवास पर ही सांसद चले जा रहे हैं, संसद नहीं चल रही है तो। लोकसभा में दल बदल की एक प्रक्रिया होती है कि जब सदन नहीं चल रहा हो तो लोकसभा के महासचिव के पास जाकर के पार्टी छोड़ने वाले लोग अपनी लिस्ट देते हैं। लेकिन ये सीधे स्पीकर के घर ही चले जा रहे हैं। जरा सोचिए, सोमनाथ चटर्जी स्पीकर हुआ करते थे, क्या गरिमा थी। आज किस तरह की परिस्थितियां हो रही है। लेकिन जिस तरह की परिस्थिति है उसमें ताजा मामला शिवसेना का है, उद्धव ठाकरे गुट का। शिवसेना पिछली बार जब टूटी थी तो उनके साथ जो भी लोग बचे रह गए थे ठाकरे परिवार के साथ, उनके बारे में कहा गया था कि ये सब उद्धव ठाकरे और बाला साहब ठाकरे के परिवार के साथ जीने मरने की कस्में खाने वाले लोग थे। और उनमें से 9 लोग लोकसभा में जीत करके भी आए। 9 लोग जीत करके आए और आज चर्चा है कि 6 लोग उसमें से टूट करके जा रहे हैं। अनिल देसाई, अरविंद सावंत और राजा भाऊ वाजे, इन 3 लोगों को छोड़ करके बाकी 6 लोग टूट कर जा रहे हैं। जो 6 लोग टूट कर जा रहे हैं उनका नाम मैं आपको बता दूं। वो सभी 6 लोग हैं। उनका नाम है संजय दीना पाटिल, ये मुंबई नॉर्थ वेस्ट के सांसद हैं, उद्धव ठाकरे की पार्टी के। दूसरे हैं ओम राजे निम्बालकर, ये धाराशिव के सांसद है, उस्मानाबाद जिले में धाराशिव का इलाका है। तीसरे हैं संजय जाधव, परभनी के हैं। चौथा नाम है नागेश पाटिल अस्तीरकर, ये हिंगोली के हैं। 5वां नाम है संजय देशमुख, जो यवतमाल वासिम से है। और छठा नाम है भाऊ साहेब वाकचौरे, सीडी के सांसद हैं। तो ये 6 सांसद टूट करके चर्चा है कि अब शिंदे गुट में जा रहे हैं। मतलब जो लोग गुवाहाटी मॉडल से नहीं टूट पाए थे वो इस बार टूट रहे हैं। लेकिन आश्चर्य तो ज्यादा बड़ा है। आश्चर्य ये है जो लोग, जो संजय राउत कह रहे हैं कि जो भी लोग बचे रह गए थे, कोई अपने माँ के नाम पर, कोई अपने पिता के नाम पर, कोई अपनी बेटी के नाम पर, और कोई तो साईं बाबा के नाम पर कसमें खा रहा था कि वो उद्धव ठाकरे के साथ बने रहेंगे।
उसके बावजूद लोग टूट कर जा रहे हैं। सवाल यह है कि सत्ता क्यों दिल्ली में तोड़ना चाहती है, क्या खेल है उसके पीछे। अब आगे आप सवाल करेंगे तब हम उसके आगे बताएंगे। जी जी, यही जानना चाहेंगे कि आखिर इन लोगों को हो क्या जाता है। सायोनी घोष ने भी कहा था बड़े ही शान से कि मैं कोई चड्डा नहीं हूं जो चड्डी हो जाऊंगी, बड़े बड़े दावे ये लोग करते हैं। आपने ही कहा कि कस्में खाते हैं, फिर ये क्या वजह होती है? क्या कोई इनको डर भय दिखाया जाता है ईडी सीबीआई का? कोई राज इनके होते हैं, या फिर ये खुद ही बिकने को तैयार होते हैं? तो ये तो लोकतंत्र की लूट मची हुई है। और इसके पीछे आप क्या देखते हैं? क्या डीलिमिटेशन को पास कराने के लिए इस तरीके से संख्या बढ़ाने के पीछे इतनी बेकरार हो रही है बीजेपी, कुछ भी कर रही है? देखिए, डिलिमिटेशन वाला मामला इतना आसान नहीं है। इतना आसान इसलिए नहीं है क्योंकि साउथ बनाम नॉर्थ की जो परिस्थितियां बनती जा रही है, और साउथ के स्टेट के अपने तर्क बड़े वाजिब हैं। तो इस मामले में ये बहुत ही खतरनाक गेम होगा अगर ये डिलिमिटेशन को लेकर है। तो डिलिमिटेशन का मुझे कोई इसका वो दिखाई नहीं देता कि डिलिमिटेशन के लिए संविधान संशोधन की जरूरत ही क्या है। वो तो जब पिछले सेंसस में कह दिया गया था 26 के बाद वाली पहले सेंसस के बाद डिलिमिटेशन कमीशन बनेगा और 543 सांसदों को सीटों को फिर से डिलिमिटेशन किया जाएगा। यहाँ तो सीटों की संख्या बढ़ाने का मामला है। सीटों की संख्या बढ़ाने में अब जिन राज्यों में फैमिली प्लानिंग और जनसंख्या नियंत्रण को लेकर चीजें ज्यादा प्रभावी ढंग से लागू हुई, उन्हें तो इनाम मिलना चाहिए, लेकिन जहां जनसंख्या बढ़ गई उनकी सीटें बढ़ाने, उनकी सीटों का प्रतिशत बढ़ाने, साफ साफ मतलब होगा कि जिन्होंने ठीक ठाक काम किया जनसंख्या नियंत्रण में उनको पनिश किया जा रहा है, उनको दंडित किया जा रहा है उनका प्रतिशत घटाकर। तो उनके तर्क अपने जायज हैं। ये मामला सिर्फ डिलिमिटेशन का नहीं है, ये मामला सिर्फ लोकसभा सीटों के विस्तार का नहीं है, ये मामला उससे कहीं ज्यादा बड़ा है। ये मामला दरअसल ये है कि सरकार विपक्ष को पूरी तरह से कुंद करना चाहती है। बंगाल के चुनाव तक इंतजार किया जा रहा था क्योंकि बंगाल चुनाव के पहले सांसद जाने से ही चक रहे थे। विपक्षी गठबंधन 234 सीटों के साथ लोकसभा पहुंचा था। उसमें पप्पू यादव जैसे जो 7-8 निर्दलीय और छोटी पार्टियों के एमपी जोड़ दें, जो भाजपा के साथ नहीं जा सकते, तो वो संख्या मिलकर 242-44 के आसपास थी। मतलब 28-30 सांसदों की कमी से पिछली बार इंडिया गठबंधन की सरकार नहीं बन पाई। थोड़ा और खुलकर कहें तो इंडिया गठबंधन के लोगों ने नीतीश कुमार को संभाल कर रखता होता तो आज केंद्र में उनकी सरकार होती। ये एक सच्चाई है। लेकिन आज की परिस्थितियों में जो लोग टूट रहे हैं, और खासकर महाराष्ट्र के लोग जो टूट रहे हैं, जना उनकी परिस्थितियों को देखिए। महाराष्ट्र की आधी जनसंख्या अर्बन है, 50-52% के करीब। वहां आधे वोटर शहरी क्षेत्रों में रहते हैं, और शहरी क्षेत्रों में नगर निकाय होते हैं, उनके कॉरपोरेटर होते हैं, निगम पार्षद होते हैं, महानगर पालिका, नगर पालिका वगैरह के सदस्य होते हैं। वहां करोड़ों अरबों का बजट बनता है। आपको पता है कि किस ढंग से वहां पर पैसे का खेल होता है। एक व्यक्ति जो सांसद बनता है उसके पास क्या मिलता है? 5 करोड़ रुपए का सालाना सांसद फंड। अगर वो सत्ता पक्ष के साथ नहीं है, विपक्ष में है, तो वही 5 करोड़ के सालाना सांसद फंड में वो कितना कमाएगा, कितना काम कराएगा, उसी पर सब कुछ निर्भर है। अगर वो 10% भी कमीशन लेगा, अगर जो आजकल कहते हैं ना कि कट मनी का जमाना है, मैं नहीं कहता कि सारे सांसद कमीशन लेते होंगे, लेकिन जो प्रचलन में जो चीजें हैं कि 10% भी कमीशन लेगा तो कितना आएगा, उसे 50 लाख रुपए आएंगे साल में, 5 करोड़ में। लेकिन महाराष्ट्र में कोई कॉरपोरेटर है, वो भी साल में 3-4 करोड़ रुपए कमा रहा है। कोई एमएलए हो गया, या जिला पंचायत का, जिला परिषद का अध्यक्ष हो गया, या कोऑपरेटिव का चेयरमैन हो गया, उसके पास तो अपने मेडिकल डेंटल कॉलेज भी है, इंजीनियरिंग कॉलेज भी है। अब सवाल ये उठता है कि वहां सांसद जो लोग बने हैं उन्हें तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि पैसे कम मिलते हैं। यहाँ पर महाराष्ट्र की राजनीति बिना पैसे के हो नहीं सकती, आपको पता है। और जब पैसे कम मिल रहे हैं तो पैसे का जुगाड़ कहां से आएगा? उद्धव ठाकरे के साथ जो लोग टिके हुए थे, उन लोगों को आशा थी, उम्मीद थी उस वक्त कि जिस प्रकार से लोकसभा में नतीजा आया है, विधानसभा में भी वैसा ही नतीजा आएगा। लेकिन विधानसभा चुनाव में अब राहुल गांधी के शब्दों को उधार लेकर कहें तो वोट चोरी हुई। भारतीय जनता पार्टी की भाषा में कहें तो 4 महीने के दरमियान जिस ढंग से लोगों को पैसे बांटे गए, जिस ढंग से लाड़की बहना योजना और कौन कौन सी योजना चला करके सीधे सीधे लोगों को पैसे दिए गए, जैसे बिहार में 10-10 हजार दिए गए थे, उसका असर हो गया और निर्णायक वोटर, फ्लोटिंग वोटर इधर आ गए। जो भी हुआ, इन सांसदों को भी लग रहा है कि एक तरफ ईडी सीबीआई से बचना है तो एनडीए के साथ चलो, दूसरा लोकसभा के शेष कार्यकाल में
पैसे कमाने हैं तो भी उधर जाने का एक लालच हो सकता है। तो इस वजह से ये सारे लोग इधर से उधर जा रहे हैं। लेकिन मूल सवाल इन सबसे बड़ा है। बड़ा सवाल ये है कि दल बदल कानून जब 1985 के पहले नहीं था, तब तो थोक दल बदल देखा नहीं जाता था, फुटकर में दल बदल होता था। उसके बाद होलसेल में दल बदल होने लगा जब 1/3 वाला कानून राजीव गांधी के जमाने में आया। तब जनता दल टूटा तो 1/3 टूटा, सजपा से सपा बनी तो 1/3 बनी, फिर बचे हुए जनता दल से अजीत सिंह बने तो 1/3 बना, उससे भी अलग होकर के रामलखन सिंह यादव अलग हुए तो 1/3 बना, फिर बचे हुए जनता दल से जॉर्ज फर्नांडिस, नीतीश कुमार अलग हुए तो 1/3 लोग अलग होने लगे। उसके बाद इसी 1/3 वाली संख्या जब पूरी हो जा रही थी, जब टूट हो रही थी, तो अटल बिहारी वाजपेयी के समय में 2003 में नया फॉर्मूला आया, 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, कि अब दल बदल के लिए 1/3 नहीं बल्कि 2/3 की जरूरत है जी। और उसके साथ साथ एक प्रावधान और जोड़ा गया कि किसी रजिस्टर्ड पार्टी में मर्ज करना होगा, नई पार्टी आप नहीं बना सकते। नई पार्टी बनाने के लिए आपको सदन की सदस्यता से इस्तीफा देना होगा। अब नई पार्टी में मर्ज कराने का तरीका यह था कि पहले जो लोग टूटते थे उस आमतौर पर सत्ताधारी पार्टी में चले जाते थे। एक नया फॉर्मूला देखने को मिल रहा है अभी, और वो नया फॉर्मूला क्या है? तो वो नया फॉर्मूला आप देख ही रही है कि किस तरह से काम कर रहा है। जैसे पुराने जमाने में जमींदार होते थे, पुराने जमाने में छोटी छोटी रियासतें होती थी, आपने देखा होगा, टेहरी रियासत, बनारस की रियासत, रीवा की रियासत, इंडिया में सैकड़ों रियासतें थी। मंडी की रियासत हिमाचल प्रदेश में, उधर रामपुर बुसहर की रियासत, मतलब जहां जाइए आपको 100-200 किलोमीटर पर एक कोई ना कोई रियासत, रजवाड़ा या जमींदारी मिल जाती थी। उसमें जमींदार लोग अपने जो सेवक होते थे, अपने जो राज दरबार के दरबारी होते थे, उनके नाम पर कुछ प्रॉपर्टी वगैरह रखा करते थे। और तो और पुराने जमाने में तो परंपरा ये भी थी कि राज दरबार में जो नर्तकी वगैरह होती थी या राज दरबार में जो मनोरंजन करने वाले लोग होते थे, कवि वगैरह, उन सब के नाम पर भी लोग प्रॉपर्टी वगैरह रखते थे कुछ। अब बिल्कुल वही रजवाड़े और जमींदारी वाला सिस्टम आज देखने को मिल रहा है पिछले 10 दिनों से, कि सीधे सीधे एनडीए में तो कोई जा रहा है लेकिन भारतीय जनता पार्टी में मर्जर नहीं हो रहा है। इसके पहले चंद्रबाबू नायडू के राज्यसभा सांसदों को तोड़ा गया था तो बीजेपी में ले जाया गया था, 2018-19 का दौर था। दूसरी पार्टियों के लोगों को, जैसे नवीन पटनायक की पार्टी से कुछ सांसद छोड़कर गए तो उनकी पार्टी में गए राज्यसभा वाले। ये नया मॉड्यूल ये कहता है कि इसमें अपनी पार्टी में नहीं लाना है, उसी स्टेट में काम कर रही किसी छोटी पार्टी में, भले ही वो कागज पे चल रही हो, जैसे एनसीपीआई नाम की पार्टी बंगाल में, जिसका दफ्तर कहाँ है, जिसके खाते में कितने पैसे हैं, जिसके कैंडिडेट कितने चुनाव लड़े, उनके मोहल्ले में नहीं पता है कि अमुक व्यक्ति एक पार्टी भी चला रहा है। इस पार्टी का रजिस्ट्रेशन भी चुनाव आयोग में है, लेकिन उस पार्टी में एक साथ थोक में, होलसेल में 20 सांसद मिल गए। ठीक इसी तरह से एकनाथ शिंदे को, जिनके पास 7 सांसद हैं, उनकी पार्टी में अब 6 सांसद शिवसेना के टूटे हुए जा रहे हैं। कल को चर्चा है कि शरद पवार की पार्टी भी टूटेगी और उनके सांसद सुनेत्रा पवार वाली पार्टी में जाएंगे, यानी जो अजीत पवार वाला गुट है, उस पार्टी में भेजे जा सकते हैं। अब इस परिस्थिति को देखकर तो मुझे ये लगता है कि अब जीतन राम मांझी को भी तैयार रहना चाहिए, वो अकेले सांसद है अपनी पार्टी के, उनकी पार्टी में भी जेडीयू और आरजेडी वाले भेजे जा सकते हैं। अनुप्रिया पटेल को भी तैयार रहना चाहिए क्योंकि समाजवादी पार्टी के 37 एमपी हैं और वहां 2/3 का आंकड़ा 25 पर होता है। अगर उत्तर प्रदेश चुनाव में कोई खेल हुआ तो अनुप्रिया पटेल की पार्टी या ओम प्रकाश राजभर की पार्टी में भी सांसद भेजे जा सकते हैं। जी, क्या बात है। ये मॉड्यूल बड़ा अजीब, राजे रजवाड़ों वाला जो मॉड्यूल है, डेमोक्रेसी में जिस प्रकार से जनप्रतिनिधि बिक्री केंद्र खुला हुआ है, इस बिक्री केंद्र से और कुछ हो न हो, लोकतंत्र और लोकतंत्र की मूल भावनाएं जरूर शर्मसार हो रही है। जी, बिल्कुल सही बात आप ये कह रहे हैं कि अब बात वोट चोरी से सीट चोरी पर आ गई है और उसमें भी बिल्कुल नया मॉड्यूल है कि सीधे सीधे उनको बीजेपी में ना शामिल करा के दूसरे दलों में शामिल कराया जा रहा है। और जिस तरह से हम देखते थे कि जो उद्योगों में अपने पैसा चोरी को छुपाने के लिए जिस तरह से शेल कंपनियां बनाई जाती हैं, मुझे लगता है कि बड़ी संख्या में ये अब शेल पार्टियां भी बनाई जाएं, जैसे कि एनसीपीआई कुछ ऐसी शेल पार्टी टाइप लग रही है और इस तरह की पार्टियों को और इस तरह से विलय कराकर सीट चोरी का काम कराया जाएगा। अंत में बस एक छोटा सा सवाल, लोकतंत्र पर कितना बड़ा प्रहार देखते हैं आप? क्योंकि जो वोटर तो अपने आप को ठगा से महसूस करेगा,
वोट वो दे रहा है टीएमसी को या उद्धव गुट को या किसी और पार्टी को, और ये मुड़ के चले जा रहे हैं बीजेपी में या एनडीए में। तो आगे आने वाले समय में क्या लगता है, कोई लार्जर डिबेट खड़ी होगी लोकतंत्र के सवाल को लेकर? देखिए, डिबेट डिस्कशन के लिए जनता का सांप्रदायिक मुद्दों से, जातीय मुद्दों से उठना पड़ता है। डिबेट डिस्कशन कब होता है? जब जनता किसान के रूप में तब्दील होती है, जब जनता स्टूडेंट्स के रूप में तब्दील होती है। कल ही एक आर्टिकल में देख रहा था, आपको पता है कि इस देश में 54-55 लाख आईटी वर्कफोर्स है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर का, जो गुड़गांव, नोएडा, पुणे, बेंगलोर, हैदराबाद, चेन्नई वगैरह में काम करता है। ज्यादातर इन्हीं सब लोकेशंस पे है। अब एआई के जमाने में इनके सामने गंभीर रोजगार का संकट खड़ा हो रहा है। क्या आपने कहीं देखा कि एआई प्रोफेशनल्स के आईटी प्रोफेशनल का कोई वर्कफोर्स या उनका एक प्रेशर ग्रुप बना हो? डेमोक्रेसी दबाव समूहों से चलती है, लोकतंत्र की खूबसूरती दबाव समूह, प्रेशर ग्रुप्स है। अब प्रेशर ग्रुप्स जातीय और सांप्रदायिक आधार पे बनेंगे, उनके लिए 5 किलो राशन मुद्दा होगा, उनके लिए मंदिर मुद्दा होगा, उनके लिए मस्जिद मुद्दा होगा। तब उस परिस्थिति में इस तरह के हुक्मरान जो आज जिस ढंग से शासन कर रहे हैं, स्वाभाविक है कि उनकी दाल गलेगी। पहले जनता जनता बनना तो सीख ले। ये सारी समस्याएं क्यों हैं? सारी समस्याएं इसलिए कि जनता ने खुद को जनता मानना छोड़ दिया है। नेताओं के भक्तों में तब्दील हो जाना जनता की खूबसूरती हो गई है आजकल। यही लोकतंत्र की रवायत और खूबसूरती के तौर पर पेश किया जा रहा है। कोई मोदी भक्त है, कोई राहुल भक्त है, कोई अखिलेश भक्त है, कोई तेजस्वी भक्त है, कोई नीतीश भक्त है। मतलब कहीं ना कहीं आपको जनता का ज्यादातर हिस्सा खुद को जनता मानने के लिए तैयार ही नहीं है। अगर इसके ठीक उलट आप ब्रिटेन में देखें, ठीक उलट अमेरिका में देखें। अमेरिका में तो प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, लेकिन वहां क्या है, सत्ता चाहे उसने सरकार को वोट दिया, डेमोक्रेट को दिया, रिपब्लिकन को दिया, जिसे भी दिया, वोट डालने के दिन से वो सरकार जिसकी बन रही है उसके विपक्ष में है। जनता विपक्ष की भूमिका खुद निभा रही है। इसका असर सीनेटर पर भी पड़ता है, हाउस ऑफ वो कांग्रेस के दूसरे मेंबर्स पर भी पड़ता है। ब्रिटेन में आप देखें, भारत में एक टर्म दिया जाता है अस्थायी सरकार, सरकारें बार बार नहीं बदलना। आप ब्रिटेन में देखें, एक भारतीय मूल के व्यक्ति को भी, ऋषि सुनक को भी पीएम बनने का मौका मिल गया। एक लोकसभा में कई लोग प्रधानमंत्री बन गए, एक पार्लियामेंट के कार्यकाल में वहां कई लोग प्रधानमंत्री बन गए। लेकिन जनता ने कहा वहां कहा कि कोई अस्थायी या टेम्पररी गवर्नमेंट बन रही है, स्टेबिलिटी नहीं है, कहा कोई मुद्दा है। वहां स्टेबिलिटी के नाम पर स्टेटस को स्वीकार नहीं किया जा सकता। भारत में स्टेबिलिटी का मतलब स्टेटस को बना दिया गया है, स्थिरता का मतलब स्थिति प्रज्ञता बना दिया गया है। यही कारण है कि हमारे यहाँ इस तरह की चीजें हैं कि जनता को फर्क ही नहीं पड़ रहा है। तो जनप्रतिनिधियों को क्या है, कपड़े झाड़ करके फिर नई पार्टी का झंडा बैनर लगा के घूमने निकल पड़ना। जी बिल्कुल, बहुत एक गंभीर बात आपने उठा दी कि यहाँ तो जनता भी शायद अपने वोट के अधिकार को बेचने के लिए तैयार है, जो 5 किलो के राशन के लिए और 10,000 की स्कीम के लिए, 3,000 की स्कीम के लिए अपना वोट दे देती है। तो वाकई जिस तरह से जो ये सीट चोरी चल रही है, तो भले ही भारत को हम एक डेमोक्रेसी लोकतंत्र कह रहे हैं, जिसमें डेमोक्रेसी के जो सही मायने होते हैं, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, लेकिन यहाँ पर पीपल ही जो है वो सबसे निरीह और कमजोर है और उसकी कुछ नहीं चल रही है। तो लब्बो-लुआब यही निकल कर आता है। तो देखिए आगे और क्या रंग होते हैं इस सो कॉल्ड डेमोक्रेसी के, जिसमें अभी इस तरह की नई मॉड्यूल की वोट चोरी के बाद सीट चोरी चल रही है। आगे आगे देखिए होता है क्या। बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक जी इस बहुत ही सुंदर चर्चा के लिए। धन्यवाद।